नमस्ते जी, मैं नारायण लाल खारोल, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा। मैंने आपके बीच में भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने जो आरबीसी की जो किताब है भौतिक विज्ञान की 12th क्लास की, उसका एक पार्ट था, पहला पार्ट जिसका नाम इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र था। उससे का जो पहला कॉलम था विद्युत क्षेत्र बनाने वाला विद्युत आवेश की कहानी, विद्युत आवेश का इतिहास, विद्युत आवेश का अर्थ जानकारी ले रहे थे और वो जानकारी देता देता मैंने पहला वीडियो बनाया था और आपके बीच में अपलोड करते हुए मैंने ये डिमांड किया था आपसे कि मैंने ये डिमांड किया था कि ये जी आपको ये मेरा जो बिना डिग्री वाला मास्टर है वो कैसा आपको वीडियो लगता है, वो कैसा पढ़ा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके मुझे जरूर बताना। कहीं हम ऐसा धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं छोटे मोटे कक्षाओं को या मतलब हमारे अपने गांव के अंदर 12वीं के भैयों को फिजिक्स, हम धोखा तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। 2-4 कमेंट मुझे मिले भी वाया यूट्यूब भी मिले, वाया मुझे व्हाट्सएप भी मिले, तो उस कमेंट के माध्यम से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा भी कि चलो भाई ऐसा नहीं करे तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वो जो पार्ट है आरपीसी की किताब का जो विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट, उस पार्ट को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आप आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो उसमें से हम देखिए हम उस पार्ट में आगे क्या जानकारी दे रखी है और क्या जानकारी हमको मिलती है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो किताब है भौतिक विज्ञान 12वीं क्लास की, उसमें स्थिर विद्युत की जो 4 इकाइयां हैं, 4 पार्ट हैं, उनके पहले पार्ट के विद्युत क्षेत्र में जो हमने पिछले वीडियो पढ़ा उससे आगे आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का मतलब जानने के पश्चात अब हम वो चीजें जानते हैं कि वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां क्या है, मतलब विद्युत मतलब वस्तुओं को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे उनको आवेशित कर सकते हैं, वो वीडियो का जिक्र किताब में कर रखा है और उन्हीं वीडियो का जिक्र हम आपके बीच में भी करते हैं जी। तो आवेशित वस्तुओं को आवेशित करने की एक विधि है। तो जो पहली विधि है वाया फ्रिक्शन मतलब घर्षण के माध्यम से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अब घर्षण के माध्यम से कैसे, अगर आपने जैसे आप यूं समझ लीजिए जैसे आपने कांच की छड़ को रगड़ा था, कांच की छड़ को आपने किस पे रगड़ा था, कांच की छड़ को रगड़ा था आपने रेशम के कपड़े पर, तो रेशम के कपड़े पर आपने रेशमी कपड़े के ऊपर आपने रगड़ा था। हुआ क्या था, कांच की छड़ धनावेशित चार्ज हो गई थी और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित चार्ज हो गया था। कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि अब इसमें हो क्या रहा है, आप जब फ्रिक्शन करवा रहे हो कांच की छड़ आप रेशम के कपड़े में रगड़ा रहे हो तो इसमें यह होता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए कांच की छड़ तो धनावेश हो जाती है और रेशम के कपड़ा इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। इसके अलावा आप ये देखिए जैसे बिल्ली की खाल में आप रगड़े, बिल्ली की खाल में अगर आप बिल्ली की खाल में क्या रगड़े, बिल्ली की खाल में आप या तो रखे एबोनाइट की छड़ रगड़े, एबोनाइट की छड़ नहीं रगड़े तो आप प्लास्टिक की छड़ रगड़े, या तो आप प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ आप किस में रगड़ते हैं, आप बिल्ली की खाल में रगड़ते हैं, तो यह होगा कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। घर्षण से क्या होता है, घर्षण से क्या होगा, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो बिल्ली की खाल तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, प्लास्टिक और एबोनाइट की जो छड़ें हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं कपड़ों पे की जानकारी है, कभी कभार छोटी मोटी कंपटीशन का कोई एग्जाम्स हो, छोटी मोटी कोई नौकरी की परीक्षा में हो तो ऐसा प्रश्न जरूर इनसे पूछ लेते हैं। बाकी तो आपको पता चल गया कि हम वस्तुओं को आवेशित, तो पहली विधि पता लग रही है कि हम वस्तुओं को आवेशित घर्षण के माध्यम से कर सकते हैं। तो उन्हीं कपड़े में अगर आप क्या रगड़े, उन्हीं कपड़े में भले आप प्लास्टिक की छड़ रगड़ दीजिए, प्लास्टिक की छड़ नहीं रगे तो ये ऊपर वाली एबोनाइट की छड़ रगड़ दीजिए, एबोनाइट की छड़ नहीं रगड़ते तो आप रबड़ की छड़ रगड़ दीजिए, रबड़ की छड़ अगर आप नहीं रगड़ रहे तो आप एम्बर की छड़ रगड़ दीजिए। तो आप कोई भी छड़ अगर आप इसमें रगड़ेंगे तो उन्हीं का कपड़े से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उन्हीं का कपड़ा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये जो सारी छड़ जिनको प्लास्टिक की छड़ रगड़ा, एबोनाइट रगड़ा, रबड़ रगड़ा, एम्बर रगड़ा, आपने जो भी रगड़ा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो इसका सार ये है कि आप वस्तुओं को चार्ज वाया फ्रिक्शन कर सकते हैं, घर्षण के माध्यम से आप लोग वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कांच की छड़ और ये छड़ों में आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको अगर माना कांच की छड़ पॉजिटिवली चार्ज होती है जरूर ध्यान रखना आप लोग, बाकी छड़े लगभग नेगेटिव चीज है, ये आपको दिमाग में आइडिया रख सकते हैं। आपको दिमाग में ये जरूर रखना है कि घर्षण के माध्यम से आप वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अगर आप कोई परीक्षा में, तो मुझे लगता है कि 12वीं की परीक्षा में ऐसे कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी दे रखी है तो हमको जानकारी लेना चाहिए। दूसरा तरीका कौन सा है जिससे हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, तो वो है दूसरा तरीका चालन के द्वारा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को चालन के द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं। चालन द्वारा नहीं कर तो आप ये दोनों संपर्क के द्वारा, ठीक है, चालन या स्पर्श या संपर्क के द्वारा भी हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं।
वाया, ठीक है, वाया कॉन्टेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को चार्ज कर सकते हैं। इसमें कैसे, जो आप देखिए मेरे पास क्या है, एक अनावेशित वस्तु है जिसको हमने यहाँ पर एक रबड़ पर लगा रखा है, ठीक है, ये अनावेशित वस्तु है। और आपके पास क्या किया आपने, एक आवेशित वस्तु है, एक आवेशित मतलब अनावेशित वस्तु ये है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास अनावेशित वस्तु है। आपने क्या किया, सेकंड काम ये किया कि इस अनावेशित वस्तु जो यहाँ पर ये इस रबड़ पे या किसी प्लास्टिक के स्टैंड पर या कुछ अलग स्टैंड पर लगा हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने वो, ठीक है, आवेशित वस्तु को क्या कर दिया, एक अनावेशित वस्तु को टच करवा दिया, स्पर्श करवा दिया। अगर स्पर्श करवा दिया तो क्या हो गया, तो इसका जो आवेश है वो स्थानांतरित होकर के इधर चला जाएगा। अब थर्ड स्टेप में जाओगे तो ये हुआ क्या है कि ये जो अनावेशित वस्तु थी वो क्या है, धनावेशित वस्तु के संपर्क करवाने से वो अनावेशित वस्तु भी धनावेशित रूप से चार्ज होगी। इसका मतलब अगर आप चालन के द्वारा वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो इसमें समान आवेश अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। मतलब अगर आपने धनावेश से टच करवाया तो वो धनावेश उसमें चला जाएगा, अगर आपने ऋणावेश से टच करवाते तो ऋणावेश उस अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। इसका मतलब आप आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क करवा कर भी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें समान आवेश अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। तीसरा और एक बढ़िया जानकारी है, कभी कभार परीक्षा में पूछ ले, वो दूसरी तीसरा क्या है, इंडक्शन के द्वारा, मतलब प्रेरण के द्वारा। तो वस्तुओं को आवेशित करने की जो तीसरी विधि है और बढ़िया जो विधि है वो है प्रेरण के द्वारा। क्या है जी, प्रेरण के द्वारा। तो आप लोग घर्षण के द्वारा वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, आप लोग चालन के द्वारा वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, आप लोग वाया इंडक्शन, वाया प्रेरण भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तुओं को चार्ज कर सकते हैं। अब प्रेरण के द्वारा कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु, उसके पास अगर आप कोई आवेशित वस्तु लेकर के आते हैं कि नीचे जो है वो कुचालक स्टैंड लगाना चाहिए। कुचालक स्टैंड लगाने का मतलब है इसका चार्ज नीचे जमीन में नहीं जाए, चला जाए, अर्थिंग नहीं हो जाए, भू संपर्क नहीं हो जाए, इसलिए कुचालक स्टैंड पर लगा। एक क्या किया आपने, एक ऋणावेश, आपने क्या किया, धनावेश, एक धनावेशित वस्तु आपने क्या किया, धनावेशित वस्तु आपने एक अनावेशित वस्तु के पास में लेकर के आया, ठीक है, अनावेशित वस्तु के पास में लेकर आया। तो क्या हुआ, उसको संपर्क नहीं कराया, ठीक है। एक आवेशित वस्तु, अभी सुना, एक आवेशित वस्तु अगर एक अनावेशित वस्तु पर बिना संपर्क किए उस पर अगर कोई आवेश आ जाता है तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण, संपर्क नहीं करवाना। तो अब क्या होगा, ये जो आपने क्या किया कि धनावेशित वस्तु उसके पास लाए, टच नहीं करवाया, कॉन्टेक्ट नहीं करवाया, स्पर्श नहीं करवाया, तो क्या हुआ ऐसा कि इसके अंदर जो ये माना कि धातु का जो माना गोला है, इसके अंदर इस पर धनावेश है, तो ये धनावेश क्या करेगा, इसके अंदर के ऋणावेश को अपनी तरफ खांचेगा, अपनी तरफ ऋणावेश खांचेगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकृति का हो जाएगा। इसका अगर इधर ऋणावेश आया तो इसके सारा धनावेश जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो इसका सारा धनावेश क्या चला गया, अंदर चला गया। तो इसका मतलब इस धनावेशित वस्तु, जो एक आवेशित वस्तु है उसमें भी धनावेशित वस्तु, वो अगर आप एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए तो उस अनावेशित वस्तु को संपर्क का मतलब उसको टच नहीं करवाया, उसके पास में लाए तो प्रेरण के माध्यम से उस अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकार का आवेशित वो हो जाती है। ये जानकारी भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आपके पास वस्तुओं को आवेशित करने के 3 तरीके हो गए, वाया फ्रिक्शन, वाया कॉन्टेक्ट, वाया इंडक्शन, ठीक है, एक घर्षण के द्वारा, एक संपर्क के द्वारा और दूसरा तीसरा प्रेरण के द्वारा। अब एक जानकारी और, वो जानकारी क्या है, वो जानकारी हम आपको बीच में बताते हैं कि किताब के अंदर ये भी कर रखा है, वस्तु के आवेशन से संबंधित जो बातें ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखने वाली बात क्या है। मेरे पास 2 घोड़े हैं, ठीक है, एक जानकारी क्या है, वस्तु के आवेशन से संबंधित बातें। ये बातें का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किताब के अंदर कर रखा है, किताब ने कोई बढ़िया दिमाग वाला नहीं किताब छापी होगी, इसका मतलब ये दिख रहा है। तो वस्तु के आवेशन से संबंधित बातें जो आपको जानकारी लेनी चाहिए, वो बातें क्या है, मेरे पास 2 घोड़े हैं और दोनों घोड़ों का द्रव्यमान सेम है, जैसे इसका भी द्रव्यमान स्मॉल है, इसका द्रव्यमान समान, द्रव्यमान के 2 घोड़े हैं, घोड़ा नंबर 1, घोड़ा नंबर दूसरा बी। इस पर मैंने समान रूप से प्लस क्यू आवेश दिया है और इस पर मैंने माइनस क्यू आवेश दिया है। पहले आवेश देने से पहले उन दोनों का द्रव्यमान सेम था। अगर समान द्रव्यमान की 2 घोड़े हैं, समान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं हैं, उन पर आप एक को समान, जैसे इसको 5 कूलम दे दिया, उसको माइनस की 5 कूलम दे दिया। अब बताइए द्रव्यमान ज्यादा किसका होगा, तो ज्यादा द्रव्यमान
ऋणावेशित गोले का होगा, क्योंकि ऋणावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन खुद क्या चीज होती है, एक द्रव्यमान वाला कण होता है, उसका खुद का अपना मास होता है। इसलिए ऋणावेशित मतलब समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को अगर हम एक समान रूप से उसको धनावेश और समान रूप से ऋणावेश दें तो ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने से उसका इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान और बढ़ जाता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये वस्तु के आवेश से संबंधित बात नंबर 1। बात नंबर 2 क्या है, अगर आप विद्युतीकरण का परीक्षण करना चाहते हैं, ये तो बात नंबर 1। अगर आप विद्युतीकरण का परीक्षण करना चाहिए कि इसमें करंट आ रहा है नहीं जा रहा, तो विद्युतीकरण का बढ़िया परीक्षण क्या है, क्या आकर्षण बढ़िया परीक्षण है या प्रतिकर्षण बढ़िया परीक्षण है। तो आपका विद्युतीकरण का सही टेस्ट रिपलिंग द्वारा हो सकता है, मतलब विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, क्योंकि आकर्षण तो आवेशित और अनावेशित वस्तु के बीच में भी हो सकता है। अभी समझ लें, विद्युतीकरण का सही टेस्ट क्या होता है, रिपेलिंग जो होती है, रिफ्लेक्शन जो फोर्स होता है, वो विद्युतीकरण का सही परीक्षण है, ना कि आकर्षण, क्योंकि आकर्षण तो आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के बीच में भी हो सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखने वाली एक बात है, समान द्रव्यमान के दो गोलों को अगर हम क्या कर दें, एक को समान रूप से पॉजिटिव चार्ज और उतना ही उसको नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो जो ऋणावेशित गोला होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अगला, आपको आवेश का संतुलन कौन करवाएगा साहब। अगर मुझे पता करना कि मेरे सामने ये है, इसमें आवेश है कि नहीं है, या मेरे पास में ये है, इसमें आवेश है कि नहीं है, तो इसमें आवेश का पता कैसे लगेगा। तो आवेश का संतुलन हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो उसके कुछ यंत्र है। देखिए, तो आवेश का समसूचन कौन कौन करते हैं जी, समसूचन है। आवेश का समसूचन कौन करते हैं जी, आवेश का समसूचन एक होता है, क्या बोलते उसको, जो हम पढ़ेंगे भी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। एक होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आवेश है कि नहीं उसका पता लगा सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमीटर होता है, उसके माध्यम से भी, इलेक्ट्रोमीटर के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि उसमें वस्तु में आवेश है कि नहीं है। इलेक्ट्रोमीटर के अलावा एक और जानकारी मिलती है, वोल्टामीटर। ठीक है, उस वोल्टामीटर के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं कि विद्युत मतलब उसमें आवेश है कि नहीं किसी वस्तु में। और एक होता है प्रेक्षक धारामापी, मतलब गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हम धारामापी के माध्यम से भी, अब सीधा धारामापी के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि आवेश है कि नहीं। किसी वस्तु में आवेश है कि नहीं, वो हम तो या तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के द्वारा पता लगा सकते हैं, या हम इलेक्ट्रोमीटर के माध्यम से पता लगा सकते हैं, या हम वोल्टामीटर के माध्यम से पता लगा सकते हैं, या हम धारामापी के माध्यम से पता लगा सकते हैं। किताब में क्या कर रखा है, आवेश को संसूचन करने वाला, आवेश के प्रति संवेदना रखने वाला, आवेश की मतलब उसको संसूचित करना, डिटेक्ट करने वाला जिस यंत्र के बारे में चर्चा कर रखी है चित्र बना करके, तो वो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में होता क्या, तो किसी वस्तु पर आवेश का संसूचन करने के लिए एक सरल एक उपकरण होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, जो आवेश के संसूचन करता है, आवेश है कि नहीं उसका पता लगाता है। इसके ये यंत्र कैसा होता है, इसमें क्या होता है, एक कांच का एक जार होता है, प्लास्टिक का एक जार होता है। ये जार होता है, चित्र आप देख लीजिए कैसा ही बन रहा है, लेकिन आप इसकी मतलब इसका मूल रहस्य समझिए। एक जार होता है, इसमें क्या होता है, एक धातु की छड़ लटकी होती है। इस धातु की छड़ के नीचे क्या होती है, दो सोने की पत्तियां लगी होती है, और इसके ऊपर ये कॉर्क लगा है, यहाँ से पूरा पैकिंग है, कॉर्क लगा होता है, उसके ऊपर एक धातु की डिस्क लगी होती है। ये धातु की डिस्क है, ये धातु की डिस्क है, और ये धातु की छड़ है, ये जार है, ये तुम्हारी स्वर्ण पन्नियां है, ये स्वर्ण पत्तियां हैं, ये यहाँ पर कॉर्क लगा रखा है। ठीक है, और हमारा बीच में फोन बज गया। ठीक है जी, आप ही जाते हैं, रोज फ्लाइट मोड करके पढ़ाते हैं, आज बिना फ्लाइट मोड करके पढ़ा रहे थे, तो इस चक्कर के अंदर फोन बज गया जी। अब इसको फ्लाइट मोड में चला गया है, अब फोन नहीं बजेगा। धातु की डिस्क क्या होता है, अगर कोई आवेशित वस्तु हम इस धातु की डिस्क के संपर्क में आते हैं, तो क्या होगा, ये आवेश इस धातु की छड़ में जाएगा, और धातु की छड़ में जाएगा तो नीचे की जो सोने की जो पत्तियां हैं, वो स्वर्ण पत्तियां क्या करेगी, सिकुड़ेगी या फैलेगी। ये आपको जानना चाहिए। अगर कोई अनावेशित वस्तु लेकर गए आप लोग बाई चांस धातु की डिस्क के पास, तो इस धातु की स्वर्ण पत्तियों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके माध्यम से कैसे हम वस्तु आवेशित है कि नहीं पता लगा सकते। आप तो केवल धातु की डिस्क की टच करवाइए, अगर आवेश है तो इस स्वर्ण पत्तियों पर आपका फैलाव सिकड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ जाएगा। पहले से अगर धातु की डिस्क आवेशित है, तो अगर आप इसमें लेकर के चले गए धनावेशित वस्तु, और ये धनावेशित है, पहले से धातु की डिस्क जो है या धातु की छड़ जो है वो धनावेशित है,
और आप धनावेश पलटने लगे तो धनावेश से प्रतिकर्षण होगा, प्रत्या थोड़ी दूर हो जाएगी। अगर आप ऋणावेशित चीज लेके धनावेशित छड़ के पास तो क्या होगा, प्रत्या पास रहेगी। अगर ये आवेशित है कि नहीं उसका पता लगाना तो आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, वो तरीके जिनके माध्यम से हम आवेश का समसूचन कर सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं, हम आगे देखते हैं, हम आगे पता लगाते हैं कि आवेश का मात्रक क्या है और आवेश के गुण क्या है। चलिए आइए हम आपको अब आगे की तरफ बढ़ते हुए आवेश के मात्रक के बारे में जानकारी देते हैं। आवेश मतलब यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक क्या होता है जी, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक कूलम है जी। ये जानकारी लीजिए। मतलब कूलम का सम्मान रखते हुए, कूलम एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने आवेश के बीच में लगने वाला एक जानकारी बल के बारे में बताया था। उसका सम्मान रखने के लिए इसका मात्रक ऐसा यूनिट क्या होगी जी, कूलम हो गया जी। सी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला जिसको हम जानते हैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू को अगर इधर लेकर के आए तो क्यू बराबर होता है IT, विद्युत धारा है, उसकी मूल राशि होती है। इसका मात्रक आप जानते हैं एम्पियर, और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलम बोलो या एम्पियर सेकंड बोलो, बात एक ही है। तो आवेश का यूनिट क्या हुई, चार्ज की यूनिट होगी कूलम या एम्पियर सेकंड। क्योंकि आवेश क्या है कि उसका जो कूलम जो मात्रक है वो बड़ा मात्रक है, तो उसके छोटे छोटे मात्रक जो हमारे भौतिक विज्ञान में बहुत ज्यादा काम आएंगे। उसकी मान, उसकी वैल्यू आप 100% अपने दिमाग में रखे। भूलना छोड़ दीजिए, भूलना उलना आप दिमाग में रखे, बस पक्का ध्यान रखिए भैया मुझे याद है, ठीक है। इसका कूलम बड़ा मात्रक है, तो छोटे आप ले लो, जैसे आप लोग उसको ले लो माइक्रो कूलम, ठीक है। तो माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10⁻⁻6 कूलम। नैनो कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10⁻9 कूलम, ठीक है। अगर आप पिको कूलम में ला तो ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 10⁻12 कूलम। तो ये इसके छोटे छोटे मात्रक जो हमारे आगे जाकर के बड़े काम आएंगे। स्टेट फ्रैक्लिंग होता है, अगर आप सीजीएस पद्धति का मात्रक लेना चाहते हो। एक फेराडे भी होता है, नॉट फेरड, फेराडे भी होता है, इसका एक अन्य मात्रक फेराडे भी होता है। इसका स्टेट कूलम भी होता है, जिसको फ्रैक्लिन बोलते हैं। ये स्टेट कूलम जो है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है और फेराडे का अन्य मात्रक है। इस फेराडे के बारे में तो चलो आपको बता भी जाए कि एक फेराडे के अंदर लगभग 96,500 कूलम होते हैं। जानकारी भी आप निकाल सकते हैं। तो मिलाकर के यूनिट ऑफ द चार्ज इज द कूलम, ये ध्यान में रखें, जिसको एम्पियर सेकंड भी बोलते हैं जी। अब सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज पढ़नी है तो वो क्या है कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, आवेश की गुणधर्म क्या है। तो आपको सबसे बढ़िया आवेश के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको पता है, आवेश के गुणधर्म लिखिए, आवेश के गुणधर्म बताइए, आवेश के कोई 2 गुण बताइए, आवेश का कोई 1 गुण बताइए। ये जानकारी हम आपके बीच में अब लाते हैं जी। हम क्या पढ़ रहे हैं, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। 2-3-4 गुणधर्म पढ़े और हमारा ये टॉपिक आज का यही खत्म करते हैं, फिर आगे मिलेंगे जी। आवेश के गुणधर्म देखिए, सबसे पहला आवेश का गुणधर्म है कि आवेश, ठीक है, क्या है कि आवेश के गुणधर्म में सबसे पहले कि हम क्या है कि विद्युत आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है, योज्यता का गुण पाया जाता है। मतलब आवेशों के क्या मध्य क्या होता है, योज्यता, मतलब उसमें एडिटिविटी का गुण पाया जाता है। मतलब किसी भी निकाय का कुल आवेश, उसमें पाए जाने वाले सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के क्या होता है जी, बराबर होता है। ठीक है, आवेशों के मध्य क्या पाया जाता है, विद्युत आवेशों की, आवेशों की योज्यता ले लीजिए, मतलब आवेशों में एडिटिविटी का गुण पाया जाता है। तो किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके अंदर पाए जाने वाले सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कैसे, मेरे पास एक सिस्टम है, मैंने इसको घोड़े में बना दिया, जैसे सिस्टम नंबर 1, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर कितने हैं, एक तो माइनस का 3 कूलम है, माइनस का 3 क्यों है, एक प्लस के 4 क्यों है, एक प्लस के 7 क्यों है, और एक माइनस का 3 क्यों है, और माइनस के आवेश यहाँ पर 3 ने लिख दिया, 5 क्यों है, ऐसा मैंने लिख लिया एक सिस्टम। तो एक निकाय के अंदर कुल 4 आवेश है, एक माइनस का 3 क्यू, एक माइनस के 5 क्यू और 2 पॉजिटिव है, 7 क्यू हो जाएगा। अब इसमें इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा, इस निकाय का कुल आवेश इसमें पाए जाने वाले सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होगा। अब बीज गणितीय योग कैसे करेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 7 और 4 टोटल कितने हो गए, 11 क्यूब, माइनस माइनस वाले को जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितने हो गए, माइनस के 8 क्यूब। अब इनको जोड़ा, ठीक है, प्लस के 11 और माइनस के 8 को जोड़ा तो जवाब क्या है आपके पास, 3 क्यूब। इसका मतलब इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, इस सिस्टम का टोटल चार्ज प्लस के 3 क्यू है। अब आपको क्या पता लग रहा है कि जो आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है, किसी भी निकाय का कुल आवेश
उसमें पाए जाने वाले सभी आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। अगर बाई चांस आवेश को समझिए, हम आंकड़ा चेंज करते हैं, जैसे आंकड़ा चेंज करते मैंने ये क्या किया, ये आंकड़ा चेंज करते हुए मैंने ये क्या किया, मैंने क्या कर दिया कि ये मैंने -8 किया, ठीक है जी, मैंने बाकी चेंज नहीं किया। इसका मतलब तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक सिस्टम बी है, दूसरा निकाय हो गया, निकाय नंबर 2, निकाय नंबर 2 का कुल आवेश कितना है, पता लग रहा है कि इसमें नेगेटिव कितने हैं, 8 और 3 टोटल 11 क्यूब माइनस के, इसमें ये कितने 7 + 4 + के 4 क्यूब, मतलब 11 7 + 4 11, ये तो हो गया 11 क्यूब प्लस के, और 11 क्यूब क्या हो गया माइनस के, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0। ये क्या है, तो किसी भी निकाय का कुल आवेश, इसमें क्या होता है कि आवेशों में एडिटिविटी गुण पाया जाता है, ठीक है, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें पाए जाने वाले, किसी निकाय में पाए जाने वाले सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा आवेश क्या है, एक निश्चल, मतलब दूसरा गुण होता है विद्युत आवेश की निश्चलता, विद्युत आवेश की निश्चलता, मतलब विद्युत आवेश क्या होता है कि निश्चल राशि है, ठीक है, विद्युत आवेश क्या करते हैं, एक निश्चल राशि है, इसको एक सामान्य और सिंपल भाषा में समझिए सीधा, कि अगर बाई चांस कोई, जैसे मेरे पास ये डस्टरी समझ लीजिए, ये कोई वस्तु है और ये पड़ी हुई है, और मैंने कहा कि इसके ऊपर 5 कूलम आवेश है, 5 कूलम आवेश है, फिर क्या होगा, इस वस्तु ने कहीं से फोर्स मिला इसको, और ये वस्तु अब 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगी है। पहले ये वस्तु पड़ी हुई थी, पड़ी हुई वस्तु में आवेश था 5 कूलम, अब ये वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, गतिमान होगी, तो गतिमान वस्तु होगी, तो गतिमान आवेश में फिर आवेश क्या फर्क पड़ेगा, पहले उसमें 5 कूलम का पड़े हुए, तब वो गति करने लगी तो उसका आवेश क्या होगा, वो आवेश भी 5 ही होगा। इसका मतलब स्थिर वस्तु का पर आवेश और गतिमान वस्तु पर आवेश समान होता है, ठीक है, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, विद्युत आवेश एक निश्चल राशि होती है, ठीक है, इसका मतलब स्थिर, ठीक है, मतलब स्थिर वस्तु पर जो आवेश होता है वह गतिमान, ठीक है, वस्तु पर जो आवेश है उसके बराबर होता है। इसका मतलब आवेश जो है वो वस्तु की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अगला जानकारी तीसरी है, विद्युत आवेश एक संरक्षित चीज है, ठीक है, विद्युत आवेश एक क्या चीज है, विद्युत आवेश एक संरक्षित राशि है, कंजर्वेटिव चीज है। संरक्षित राशि का मतलब समझ लीजिए, संरक्षित राशि का मतलब ये समझ लीजिए कि विद्युत आवेश ना तो किसी प्रोसेस के द्वारा, ना तो किसी प्रक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है, और ना ही किसी प्रक्रिया के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश एक प्रकार की संरक्षित राशि है, चार्ज कंजर्वेटिव चीज होती है। मतलब कंजर्वेटिव कैसे, अगर आपने क्या रखा कि वो अपने सर्वप्रथम वाला कांच की छड़ को रेशम कपड़े में रखा, तो एग्जाम्पल समझना इसको, तो कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कांच की छड़ को आपने क्या करा, आपने, ठीक है, रेशम में कपड़े में रगड़ा, तो कांच की छड़ से 5 इलेक्ट्रॉन गए, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन वो रेशम में कपड़े में चले जाएंगे, रेशम में कपड़े में नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, तो मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इधर से गया उतना इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, आवेश एक संख्या थी। इसको आप एक बड़ा फेमस उदाहरण से समझिए, आप फेमस उदाहरण समझिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन E- और पॉजिट्रॉन E+, इससे मिलकर के बन गया जैसे गामा बन गया। अब गामा रेस वाला चीज, ये गामा का सिंबल बनाए ना, ये जैसे गामा बन गया। अब आप क्या करेंगे, ये, और अगर आप गामा को दोबारा तोड़ोगे तो आपको वापस क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही मिलेंगे। मतलब आवेश क्या चीज है, एक संरक्षित राशि। इसको भी ऐसे भी नहीं समझ सको तो उसको आप लोग क्या कीजिए, एक बढ़िया उदाहरण समझिए, और वो उदाहरण आप लोग समझ लीजिए, वो उदाहरण आप समझ लीजिए विघटन का, जो आगे आने वाले पाठों में आपको मिलेगा। जैसे यूरेनियम है, और यूरेनियम में आपने क्या लिया, ये 92 नंबर का, ठीक है, जिसका प्रोटॉन परमाणु क्रमांक है, और ये ऊपर उसका द्रव्यमान संख्या है, ये यूरेनियम है। यूरेनियम पर आपने उसका विघटन हुआ तो थोरियम के अंदर टूटा, किसमें टूटा जी, थोरियम और हीलियम में टूटा। हीलियम तो क्या होता है 2 और 4, ठीक है, इसके अलावा बचा है 234, ठीक है, और ये चीज बच गया 90। आप ये समझिए, ये यहाँ पर किसकी संख्या होती है, ये परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक उसकी प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है, तो प्रोटॉन जितना होता है उसका परमाणु क्रमांक है, और एक परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस LHS के इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 92 इलेक्ट्रॉन है। अब इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 90 तो थोरियम में है, 90 इलेक्ट्रॉन तो, और ये, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के अंदर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में, तो इसमें भी कितना हो गया 92 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ना तो नष्ट हुआ है ना बढ़ा है, तो इसका मतलब विद्युत आवेश एक संरक्षित चीज है, विद्युत आवेश एक संरक्षित राशि है। किसी भी प्रक्रिया के द्वारा विद्युत आवेश ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब अगला गुण देख लीजिए, वो अगला चीज है कि विद्युत आवेश का क्वांटीकृत किया जा सकता है।
मतलब विद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। ये चौथा और अंतिम गुण। इसका मतलब है कि विद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशियां वो होती है जिसकी क्वांटिटी हम तय कर सकते हैं, जिसकी मात्रा हम तय कर सकते हैं। तो क्या विद्युत आवेश की क्या मात्रा तय हो सकती है? जी हाँ, क्यू तय नहीं हो सकती। एक आप समझिए, एक सिस्टम समझिए, सूत्र समझते हैं। Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। इसका मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना होता है? वो इलेक्ट्रॉन का आवेश ही विद्युत आवेश का क्वांटम मान है। और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना आवेश रखता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो आवेश n क्या है? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब n या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, अगर कुछ भी है। लेकिन n कभी भी 1.5, 2, 2.5, पौना 2, 6, 6.25, 1.2 ऐसा कुछ आंकड़ा नहीं होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, तो ये मिलीकन के तेल की तरह निकला गया मान इधर। इसका मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश का जो आदान प्रदान होता है वो आदान प्रदान सतत ना होकर के वो क्वांटा के रूप में होता है। और आवेश का क्वांटम मान जो होता है वो फिक्स होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसका मतलब आप समझ लीजिए, आप अगर किसी को, जैसे आप यूं समझ लीजिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19 एक बार गया या 2 बार गया या 3 गया या 4 गुणा 1.6 गुणा 10 गया या 5 गुणा गया 1.6 या 6 गुणा 1.6 या 7 गुणा 1.6, इसी प्रकार जाएगा। कुल मिलाकर के इस भाषा को समझिए, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का स्थानांतरण सतत ना होकर के वो क्वांटा के रूप में होता है। क्या आप विद्युत आवेश की क्वांटम मान का वैल्यू बता सकते हैं क्या? वो क्वांटम मान की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो कभी कभी छोटी मोटी नौकरी वाली छोटी मोटी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का या आवेश का क्वांटम मान कितना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्वांटा के रूप में होती है, उसकी क्वांटिटी तय है कि एक इलेक्ट्रॉन में क्वांटिटी इतनी होती है, या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन गया तो 5 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 करना। 6 इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी में गए 6.5 नहीं जाएंगे, 6.25 नहीं जाएंगे, 7.25 नहीं जाएंगे, 7.5 नहीं जाएंगे। पूर्ण गुण इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण गुण जो होता है वही किसी वस्तु पर आवेश होता है। और वो जो आवेश की जो मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर वो कितनी होती है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो आप देख लीजिए क्या प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, उसमें एडिटिविटी होती है। एडिटिविटी का मतलब किसी भी सिस्टम का जो टोटल जो चार्ज होता है उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी चार्ज हैं उसका क्या होता है? बीजगणित योग के बराबर होता है। अगला, उसके एक विद्युत आवेश निश्चित राशि होती है। इसका मतलब है कि स्थिर वस्तु है और एक गतिशील वस्तु है। तो स्थिर वस्तु पर जो आवेश है वही गतिशील वस्तु पर रहेगा, आवेश वेग पर डिपेंड नहीं करता। अगला, विद्युत आवेश संरक्षित चीज है। किसी भी प्रोसेस के द्वारा ना तो आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज एक संरक्षित चीज है। आप बोले उसको विखंडन वाले उपकरण से समझो, बोलिए आप रेशम के कपड़े और कांच की छड़ वाले उपकरण से समझो, या इलेक्ट्रॉन पोजिशन से जो घामा गिरन बढ़ उससे समझो, किसी भी समझाओ को मिला। और विद्युत आवेश क्या, उसका जो आदान प्रदान होता है वो सतत नहीं होता है, वो क्वांटा के रूप में होता है। तो क्या आप क्वांटा का मतलब उसकी क्वांटिटी होती है, फिक्स क्वांटिटी होती है। वो फिक्स क्वांटिटी कितनी है? एक वो फिक्स क्वांटिटी है एक इलेक्ट्रॉन की 1.6 गुना, और उसी के रूप में होगी, या तो 2 गुणा 1.6 होगा या 3 गुणा होगा, ऐसा होगा। तो क्वांटिकृत चीज है, ये जानकारी आपको बताना चाहिए। एक और अंतिम जो बात करता हुआ मैं आपको पता चला रहा हूँ, हमने जब पाठ शुरू किया था शुरू में बताया था कि मैं आपके बीच में फिजिक्स बनाने के लिए आया हूँ। ठीक है, अपना परिचय करवाया, अपना सिस्टम बताया, अपना तरीका बताया। तो मैंने उसी समय लिखा था कि विद्युत क्षेत्र में बनाता विद्युत आवेश स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, और विद्युत आवेश अगर गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा और विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा। ये जानकारी आपको दिमाग में रखना, आगे बहुत काम आएगी। इसके अलावा और क्या था? जिसके पास मास है उसके पास द्रव्यमान है। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं है जो आवेशित वस्तु हमेशा अपने पास द्रव्यमान रखती है। कुछ कण बताते हैं आपको, जैसे आप बने फोटोन बना, क्या बना थे? फोटोन क्या है जी? फोटोन द्रव्यमानहीन है और वो आवेशहीन भी है। क्या ऐसा कोई कण बता सकते हैं जो मास भी नहीं है, उसमें चार्ज भी नहीं है? वो फोटोन। आप न्यूट्रॉन समझो, न्यूट्रॉन के पास मास तो होता है लेकिन उस पर आवेश नहीं होता। लेकिन दुनिया में जितनी भी आवेशित वस्तु है उसके पास द्रव्यमान होता है। इसका मान, जिसके पास मास है, जिसके पास द्रव्यमान है, वही वस्तु आवेशित हो सकती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। किसी वस्तु का क्या होता है?
किसी वस्तु का गुण होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जानकारी हम तक यहाँ तक बढ़े, क्या आवेशों के बीच में लगने वाले बल क्या होंगे, क्या कूलाम ने जानकारी क्या दी हमको, कूलाम का नियम क्या है, वो जानकारी हमके बीच बताएंगे। आप जरूर आप समझिए कि एक बिना डिग्री के मास्टर से अगर आप भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए आए तो आप लोग जरूर, आपको अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो इसका जानकार है 11th 12th की फिजिक्स का या 12th की फिजिक्स का, तो वो जरूर हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके हमको राय जरूर देवे। और जरूर हमारा चैनल भी बना रखा है हमने, ठीक है, चैनल भी बना रखा था। पहले तो चैनल यूं ही बनाया था, लेकिन अब उसमें थोड़ा आनंद आने लग गया, तो आप लोग उस चैनल में नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब किसको करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस विद नारायण लाल खारोल हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। आप साथ साथ में उस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है, उसको लाइक भी कर सकते हैं। आप लोग ऐसा बढ़ते रहिए। आपको अगले वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। मैं नारायण लाल खारोल, जिला भिलवाड़ा। धन्यवाद।